डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले कल हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 10वीं 11वीं और 12वीं की क्लासेस 2 अगस्त से आरंभ होने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि कोरोना की इस काल में आगे आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा और हम इस कोरोना महामारी से लड़ते हुए ज़रूर विजेत होंगे। और ये बहुत अच्छा निर्णय तब साबित होगा जब हम सभी कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका जो उसके जो नियम हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, और साथ ही जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम अपनाते रहेंगे। मास्क प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से हम लगाएं जब भी आप स्कूलों में जाएं, क्योंकि ये मेरा इस चैप्टर की अंतिम वीडियो है। इसके बाद के जो वीडियो है वो काफ़ी लेट आएंगे हर घर पाठशाला में मेरे। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ आप लोग उसको ज़रूर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। और हम बात कर रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही आप लोगों ने स्कूल जाना है, मास्क का प्रयोग करना है, हाथों को बार बार धोना है। अगर धोने की हाथों को धोने की सुविधा नहीं है, कहीं साबुन नहीं है, तो आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हाथों को धोएं आप, क्योंकि सैनिटाइज़र का थोड़ा कम भी प्रयोग करें तो चल पड़ेगा। साथ में ही जितना भी आप लोगों को अभी तक हमने पढ़ाया उसको आप अपने अध्यापकों के साथ डिस्कस करेंगे, और जितना भी इस कार्यक्रम में हर घर पाठशाला में आप लोगों को हमने आपके साथ डिस्कशन किया उसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा, ये उम्मीद हम करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक लंबे समय के बाद फिर से विद्यालय में जाएंगे और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो आज का जो इस चैप्टर का मेरा अंतिम वीडियो, हालांकि कल कपिल सर आपको एक बार फिर से पूरा इस चैप्टर का जो सार है उसको लेकर आएंगे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसके बारे में अवगत करवाया। बहुत अच्छे वीडियोस उनके बन रहे हैं। तो आज जो अंतिम इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है मेरा, वो सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जामिनेशन में आते हैं। छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर था, 2 या 3 नंबर के प्रश्न एग्जामिनेशन में इसमें आते हैं। तो इस बार भी आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कुछ मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएंगे और फ़ायदा होगा। इसको आप ज़रूर अपनी कॉपीज़ पे लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ये मैंने पहले भी बोला था आपसे आग्रह किया था। तो 5th चैप्टर का जो अंतिम भाग है हमारा मेरी तरफ से, हालांकि कल मैंने फिर बात की कि कपिल सर आएंगे। तो जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न एग्जामिनेशन आप लोगों को पूछा जाता है वो अल ब्रूनी कौन था। अल ब्रूनी हमने बात की थी, बहुत डिटेल में पढ़ा था कि मध्य एशिया का एक महान विद्वान था। उसका जन्म 4 सितंबर 933 को उज्बेकिस्तान में स्थित फारिजम में हुआ था, और उसने किताब उल हिंद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ 11वीं शताब्दी भारतीय सभ्यता संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब कि कुल मिला के अगर हम किताब उल हिंद की बात करें तो मध्यकालीन भारत को जानने का बहुत महत्वपूर्ण यह स्रोत है। उससे पता लगता है मध्यकालीन समाज के बारे में कि समाज कैसा था, हमारे समाज की क्या प्रथाएं थी, किस प्रकार से लोग जीवन व्यतीत करते थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसी से रिलेटेड दूसरा जो प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दैट इज किताब उल हिंद क्या है। तो किताब उल हिंद हमने पहले भी बात की कि अल ब्रूनी के द्वारा लिखा गया बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे तहकीक मालिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जो लिखा गया है वो अरबी भाषा में लिखा गया। 11वीं शताब्दी में इतिहास 11वीं शताब्दी को इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, और 11वीं शताब्दी भारतीय इतिहास को जानने का एक हमारा प्रामाणिक स्रोत ये है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि अल ब्रूनी ने लिखा था, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो दोनों प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं अलग अलग तरीके से। अगला, इब्न बतूता कौन था और रिहला क्या है। हमें पता है, हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि इब्न बतूता और रिहला इनका संबंध है। रिहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ था। तो इब्न बतूता कौन था? 14वीं शताब्दी में भारत आने वाला सर्वाधिक प्रसिद्ध यात्री था। वह मोरक्को का रहने वाला था और उसने अरबी में रिहला नामक ग्रंथ की रचना की। 2 नंबर के प्रश्न में इनफ है।
काफ़ी है। तो इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आने वाला प्रसिद्ध यात्री था और उसने मोरक्को का वो रहने वाला था और उसने अरबी में रिहला नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न इसी में आता है, रिहला क्या है? इब्न बतूता ने रिहला को 354 और 55 ईस्वी में अरबी भाषा में लिखा गया, या सीधा ये रिहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और इससे भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो दोनों प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ये भी दोनों आपस में इंटररिलेटेड है। फ्रांसवा वर्नियर कौन था और ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर से क्या अभिप्राय? ये दोनों के दोनों प्रश्न बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो तीनों हमने बात की, चाहे अलब्रूनी है, चाहे इब्न बतूता है या फिर फ्रांसवा वर्नियर है, मैं आपको लोगों को बता दूं कि तीनों सीरीज में ये प्रश्न हर बार एग्जामिनेशन में आते हैं। या तो ऐसे आएगा रिहला से क्या अभिप्राय है, या आएगा किताबुल हिंद से क्या अभिप्राय है, या आएगा ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर क्या है, या ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। अलब्रूनी कौन था, इब्न बतूता कौन था, फ्रांसवा वर्नियर कौन था। तो आपको कैसे भी प्रश्न आए, आप लोगों ने वो उसका आंसर जो है वो जो आप जानते हो वैसे लिखना है कि फ्रांसवा वर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री था, उसने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। और वैसे ही ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर की रचना फ्रांसवा वर्नियर ने 1670 ईस्वी में की। उसने इसे फ्रांसीसी भाषा में लिखा था और इसमें उसने भारत भ्रमण का महत्वपूर्ण वर्णन किया था। ठीक है, तो ये 6 के 6 प्रश्न जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़रूरी प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटेल में मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को मैंने डिटेल में पूरा चैप्टर जो है पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट, सती प्रथा से क्या अभिप्राय है? 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि सती प्रथा एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी लंबे, उसमें हमने पहले भी इस चैप्टर में डिस्कस किया। सती प्रथा से अभिप्राय उस अमानवीय प्रथा से जिसके अनुसार यदि स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो उस स्त्री को जबरन उसकी चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था। एक बहुत ही भारतीय इतिहास की ये एक बहुत ही गंदी प्रथा थी। हालांकि भारतीय समाज में अगर हम बात करें तो आज भी बहुत सारी प्रथाएं ऐसी है जो प्रचलित है, जिसमें हम बात करते हैं कई बार। हालांकि सरकार ने भारतीय संविधान में ये सारी चीज़ें बैन की है, चाहे वो जातीय भेदभाव हो या फिर बाल विवाह हो या फिर दहेज प्रथा हो, ये सारी की सारी प्रथाएं कानून के समक्ष जो है बहुत बड़े ऑफेंस है, बहुत बड़े ये हम बात कर सकते हैं कि कानून का उल्लंघन है अगर ऐसे प्रथाओं को हम फॉलो करते हैं तो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कानून सख्त होने के बावजूद भी प्रथाएं भारतीय समाज में प्रचलित है, चाहे वो जाति प्रथा है, चाहे वो बाल विवाह है या फिर दहेज प्रथा है, अभी भी कुछ स्थानों पर ये प्रचलित है। हालांकि आज की स्थिति में जहाँ पे हमारी बच्चियाँ, यहाँ जो बेटियाँ हैं वो बहुत ही आत्मनिर्भर हो चुकी है, लड़कों के बराबर के अधिकार उनके पास है और सेल्फ डिपेंडेंट है, तो ऐसी परिस्थितियों में ये प्रथाएं जो है अब नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी जगहों पर ये समस्या आज है, ये आप सभी जानते हैं। तो सती प्रथा एक बहुत ही गंभीर समस्या रही है प्राचीन समय में। हमने बात की थी कि राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1829 ईस्वी में जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने एक कानून बनाया जिसके अनुसार उन्होंने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप ये प्रथा जो है वो समाप्त हुई। तो हालांकि अगर हम मध्यकालीन भारत के बारे में बात करें तो बहुत सारी और भी प्रथाएं थी। बाल विवाह एक बहुत गंभीर समस्या भारत के इतिहास में। ये जो बात है बाल विवाह की, बच्चियाँ पैदा होती थी, उनका विवाह बहुत छोटी उम्र में 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में करवा दिया जाता था और जिसके कारण उनका जीवन नर्क बन जाता था। क्योंकि कई बार जो है वो ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती थी कि लड़की जब बड़ी होती थी वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती, लेकिन उसकी मैरिज पहले करवा दी गई होती थी और ये समस्या रहती। हालांकि राजस्थान जैसे प्रदेशों में काफ़ी लंबे समय तक ये प्रथाएं रही। आज भी कुछ स्थानों पर ये प्रथाएं हैं राजस्थान में कि बाल विवाह वहाँ पे अब भी होते हैं। हालांकि गैर कानूनी है, जो भी ऐसे इम्प्लीमेंट करेगा ऐसी प्रथाओं को उसको सजाएं, गंभीर सजाएं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोग जो है इन प्रथाओं को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद कन्या वध, ये एक बहुत ही गंदी प्रथा थी। गंदी प्रथा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कन्याएं पैदा होती थी और उनका वध कर दिया जाता था बचपन में ही, क्योंकि उन्हें बोझ समझा जाता था।
आज हमें लगता है कि कन्यावती ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कि कौन करता होगा ऐसा, कौन अपने बच्चे को जो है वो मारता होगा, लेकिन ऐसा होता था, उसके एविडेंसेस है। लेकिन भारतीय समाज सुधारकों ने इन प्रथाओं के विरुद्ध अभियान चलाए और एट द एंड ऑफ द डे ये प्रथाएं समाप्त होगी अंग्रेजों के प्रयत्नों से के परिणाम स्वरूप। हालांकि अंग्रेजों ने बहुत गलत काम किए भारत में, उन्होंने भारत को गुलाम बनाया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये काम ऐसे कर दिए जिसके कारण हम मानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे सती प्रथा, कन्यावत जैसी जो है वो प्रथाओं को उन्होंने समाप्त किया। उसके बाद हम बात करते हैं विधवा विवाह की। कोई स्त्री जब विधवा हो जाती तो उसको विवाह करने की इजाज़त नहीं थी, मतलब कि पुनर्विवाह वो नहीं कर सकती थी। लेकिन समाज सुधारकों ने जो है वो आंदोलन चलाया और परिणाम स्वरूप उन स्त्रियों को भी विधवा पुनर्विवाह की अनुमति मिल गई। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे हम बात करते हैं कि ऐसे प्रथा रही है जिन्होंने कि भारतीय इतिहास को बहुत ही हम दूषित किया था। दुआते बरबोसा कौन था? कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है। ये दक्षिण भारत में एक पुर्तगाली अधिकारी था, उसने 1518 ईस्वी में कृष्ण देव राय द्वितीय, इसके बारे में आप 7वां चैप्टर में पढ़ेंगे। कृष्ण देव राय द्वितीय विजयनगर का बहुत ही शक्तिशाली शासक, उसके शासनकाल में भारत आया था और उसने यहाँ पे दक्षिण भारत के समाज और व्यापार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की थी। तो दुआते बरबोसा एक जो है वो विदेशी यात्री था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं। हमें पता है कि ये इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है या फिर मल्टी चॉइस प्रश्न है वो आते हैं। जैसे अलब्रूनी का जन्म कब हुआ, हमने पढ़ा है 973 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। अलब्रूनी का जन्म कहाँ हुआ था, ये हमने पढ़ा है कि उसका जन्म ख्वारिज़म में हुआ था। अलब्रूनी कहाँ से भारत आया था, ये भी हमने पढ़ा था कि गजनी से वो भारत आया था महमूद गजनी के साथ। अलब्रूनी किसके साथ भारत आया था, हमने बात की है कि ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? किताबुल हिंद उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था। अलब्रूनी ने जो किताबुल हिंद है वो किस भाषा में लिखी? तो अरबी भाषा में लिखी, ठीक है। अगर हम बात करें अलब्रूनी की मृत्यु कब हुई तो 1048 ईस्वी में। और इब्न बतूता के ऊपर प्रश्न आता है कि किस देश का रहने वाला था इब्न बतूता, तो हमने पढ़ा है मोरक्को का रहने वाला था। तो उसके बाद जो हम बात करते हैं कि एक और प्रश्न इसमें रहता है कि सरिया, हमने पढ़ा है सरिया शरीयत, सरिया मतलब लोहे की रॉड नहीं, शरिया का मतलब यहाँ पे है शरीयत, इस्लाम धर्म के कानून। एक बार प्रश्न एग्जामिनेशन में आया था कि सरिया से क्या अभिप्राय है, तो आपको पता है कि नोटी बॉयज होते हैं उन लिखते हैं सरिया से अभिप्राय, जो कि लोहे की रॉड होती है ना, जिसका जो है लेंटर डालने के लिए किया जाए। लेकिन शरीयत का मतलब यहाँ पे है इस्लामी कानून, जिसमें इस्लाम धर्म के कानूनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इब्न बतूता के ऊपर प्रश्न आता है उसकी महत्वपूर्ण ग्रंथ का क्या नाम था, तो हमें पता है कि रिहला उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम था। उसके बाद रिहला किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में लिखा गया, ठीक है। इब्न बतूता किसे भारत का सबसे बड़ा शहर मानता था? दिल्ली को वो सबसे बड़ा शहर मानता था। वर्नियर, फ्रांसवा वर्नियर किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। उसने कौन सी पुस्तक लिखी? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना उसने की, जिसने उसे फ्रांसीसी भाषा में लिखा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो ये भी आप लोगों ने कर लेना है। उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर में जो नोट्स मैंने भेजे आप लोगों ने लिख लिए हैं। बाकी आप स्कूल जाएं प्रॉपर तरीके से, कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए, और आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहे, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।